बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। ये है 41 आर्डर जो है 41 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। आपसे ला गेट में पूछेगा कि आर्डर 41 जो है वो सेकंड अपील के लिए होता है, कहेंगे नहीं ओरिजिनल डिक्री की अपील के लिए होता है। फिर एक और चीज, एवरी डिक्री इज अपीलेबल। हर डिग्री जो है वो अपीलेबल है एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री, मां सिवाय वो डिग्री कि जो पार्टियों ने अपनी रजामंदी से ली हो। मैंने मुकदमा किया, दूसरे शख्स ने मुकदमा किया, मुकदमा करके थक गए, हमने कहा यार बस अब इसी एक बात पे ना तुम भी मान जाओ मैं भी मान जाता हूं, अदालत पे चलते हैं। कहते हैं अदालत साहब आप क्या करें, हमारा इस मामले पे हमारा इत्तफाक हो चुका, आप हमारी डिग्री जारी कर दें। तो ऐसी डिग्री कि जो दोनों पार्टियों की मर्जी से हो उसको कंसेंट डिग्री कहते हैं। उसी को म्यूचुअल कंसेंट डिग्री भी कहते हैं, उसी को कंप्रोमाइज डिग्री भी कहते हैं। तो उसके ऊपर अपील नहीं होती लॉ गेट की हद तक, ठीक है। जब प्रैक्टिस में आप वकील बनकर आएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ उस पर भी आप अपील कर सकते हैं कि आप 12(2) की दरखास्त दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, कोई और आप उसके ऊपर अपील ले सकते हैं कि जो आपको इजाजत कानून देता हो तो आप उस पर भी कर सकते हैं। मगर लॉ गेट की हद तक आप क्या कहेंगे कि उस पर अपील नहीं होती, कंसेंट डिग्री या कंप्रोमाइज डिग्री पे अपील नहीं होती। हम पहला रूल पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ अपील। अपील का कौन सा फॉर्म होगा, कौन सी शक्ल होगी। व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम के साथ क्या लगेगा। जब भी आप किसी डिग्री के खिलाफ अपील करते हैं ना, अपील क्या होती है पहले ये देखें। मेरा एक मकान था, उस पे किराएदार ने कब्जा कर लिया और झूठे कागज बनवा लिए और कहा कि ये मेरा है, और अदालत ने उस पे भरोसा करके उसके हक के अंदर फैसला कर दिया और मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। अब मैं इस अदालत से ऊपर वाली अदालत में जाऊंगा और वहां पे अपील दायर करूंगा कि जो निचली अदालत में मेरा फैसला सही नहीं हुआ, इसको अपील कहते हैं। अब मैं क्या क्या करूंगा, मैं उस अदालत ने जो डिक्री जारी की होगी उस मेरे किराएदार के हक में और मेरे खिलाफ, उस डिक्री की फोटो कॉपी लूंगा और उस जजमेंट की फोटो कॉपी लूंगा कि जो जज साहब ने जजमेंट दी होगी, उसको मैं लेकर एक फॉर्म पर एक सफे के अंदर मैं क्या लिखूंगा, अपील लिखूंगा। उस लिखने को मेमोरेंडम कहते हैं। यानी जो मैं अपील लिखूंगा ना उसको मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं। वो किस तरह होगी, वो उसी तरह होगी जिस तरह दावा लिखा जाता है, नंबर देकर पैराग्राफ की शक्ल में, 1 2 3 पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में आपने वो प्ली उठाना है कि जो आपने जिसके खिलाफ आपने बात करनी है। जो बात मैंने मेमोरेंडम ऑफ अपील में नहीं लिखी, यानी कि अपनी अपील में नहीं लिखी, वो मैं अब अदालत में कभी बाद में नहीं उठा सकता जब तक मैं अदालत को यकीन ना दिला दूं कि मैंने क्यों इस तरह किया, मैंने क्यों नहीं पहले उठाई। तो तब तक मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं उसको उठा नहीं सकता। अब हम देखते हैं एवरी अपील। यहां पे लफ्ज एवरी का बड़ा कीमती, हर अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मेमोरेंडम। हर अपील मेमोरेंडम की शक्ल में लिखी जाएगी, साइंड बाय द अपेलेंट, और वो साइन कौन करेगा, जिसने अपील की हो। मैंने अपील की ना कि मेरे मकान पे जो है कब्जा नाजायज हुआ है, तो मैं एपलांट हुआ तो मैं उस पर साइन करूंगा, आर हिज प्लेडर, या मेरा वकील साइन कर देगा। एंड प्रेजेंटेटेड टू द कोर्ट, और कोर्ट में हम उसको जमा कर देंगे। आर टू सच ऑफिसर, या उस शख्स के पास जमा कर देंगे, एज इट अपॉइंटेड इन हिज बिहाफ, जिसकी जिम्मेदारी अपील जमा करने के लिए लगाई गई होगी। द मेमोरेंडम शैल बी अकॉम्पनेड, उस मेमोरेंडम के साथ हम क्या चीज नथी करेंगे, क्या चीज लफ करेंगे, बाय ए कॉपी ऑफ द डिक्री, उस डिक्री की कॉपी जो मेरे खिलाफ जारी हुई है, अपील फ्रॉम, जिसके खिलाफ मैं अपील कर रहा हूं। एंड अनलेस एपलेट कोर्ट, जब तक कि अपील वाली कोर्ट डिस्पेंस देयर विद, जब तक कि जो एपलेट कोर्ट है वो मुझे खुद मना ना कर दे कि तुम कॉपी जमा ना करवाओ, तब तक मैं जजमेंट या उसकी डिग्री कॉपी, डिग्री के मैं लगाऊंगा, जजमेंट की कॉपी से अगर मुझे डिस्पेंस कर दे तो क्या नाम है वो कर दूंगा। ऑफ द जजमेंट ऑन विच इट इज फाउंडेड, या वो जजमेंट जिसकी बुनियाद पे डिग्री जारी की गई। अब इसमें कीमती बातें क्या है, लागत में आपसे कहेगा कि जो मेमोरेंडम आप लिखते हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ साइन कौन कर सकता है, एपीलांट कर सकता है, जिसने अपील दी हो। आप कहेंगे गलत,
एपीलांट भी कर सकता है, उसका वकील भी कर सकता है। नंबर 2, लॉगेट में कहेगा कि अदालत आपको नहीं रोक सकती कि मेरे पास जो है वो जजमेंट की कॉपी जमा ना करो। आप कहोगे नहीं, अदालत चाहे तो डिस्पेंस कर सकती है जजमेंट और डिक्री की मामले के अंदर। इसी रूल 1 का सब रूल 2, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम हम क्या लिखेंगे? दी मेमोरेंडम शेल सेट फोर्थ, मेमोरेंडम में हर वो बात लिख देंगे। देखो मैंने हर लेक्चर के शुरू में क्या कहता हूं कि एक लफ्ज के कई मतलब बनते, हम आपको उस वक्त वो बात बताते हैं जो उस वक्त ठीक बैठती हो, क्योंकि इस लेक्चर को ना सिर्फ स्टूडेंट देखते हैं बल्कि एक्सपर्ट देखते हैं। मैंने खुद, मेरे कोर्ट में मुझसे बात की जाती है कि आप कई मरतबा वो वाली बात करते हैं कि जो जिसका वजूद भी नहीं होता, तो मैं उनसे क्या कहता हूं कि भाई मेरा काम समझाना है, मैं वो वाली बात भी कर सकता हूं कि जिसका वजूद भी ना हो, मेरा काम सिर्फ समझाना होता। तो इसलिए ये मेरी बात मैं इसलिए रिकॉर्ड करवाता हूं ताकि बतौर सबूत रहे कि कोई शख्स ये कहे कि तुमने ये क्यों किया, तो मैं उससे कहूं भाई तुम हर लेक्चर के शुरू में देख ले या दरमियान में देख लें, मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि मैं वो वाला लफ्ज बोलूंगा जो सबसे ज्यादा अप्रोप्राइट होगा, या वो लफ्ज भी बोल सकता हूं कि जिसका वजूद भी ना हो मगर वो बच्चे को समझाने के लिए। दी मेमोरेंडम शेल सेट फोर्थ, मेमोरेंडम क्या होगा, उसमें ये चीजें होंगी कंसाइजली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड, वाजिया और एक हेडिंग देकर द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, आपको किन किन ग्राउंड के बारे में एतराजात हैं, ऑब्जेक्शन एतराजात हैं, टू द डिग्री, उस डिग्री के ऊपर, अपील फ्रॉम जिसके बारे में अपील कर रहे हैं, विदाउट एनी आर्गूमेंट, आप उसने कोई आर्गूमेंट नहीं लिखना, आर नरेटिव या बयानी शक्ल, एंड सच ग्राउंड शेल बी नंबर्ड, और आपने हर ग्राउंड को नंबर देना है कंसेक्टिवली, बिल तरतीब, यानी आप क्या करेंगे, हेडिंग दे के नंबर दे के अपने एतराजात लिखेंगे, ये बात की गई। अब है हमारे पास इसका रूल 2, ग्राउंड्स विच मे बी टेकन एन अपील, कौन कौन से ग्राउंड अपील में लिए जा सकते हैं। हर ग्राउंड लिया जा सकता है, जो आप नहीं लेंगे तो आप उसको दोबारा नहीं उठा सकते जब तक कि कोर्ट को यकीन ना दिला दें कि मैंने क्यों नहीं पहले ये बात की थी। द एपीलांट शेल नॉट, एपीलांट को इजाजत नहीं होगी एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट से इजाजत ना ले ले, अर्ज आर बी हेयर्ड, कि वो उठाए या सुने जाएं, इन सपोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नॉट सेट फोर्थ, जो उसने नहीं लिखा था, इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील, अपील के अंदर। बट द एपेलेट कोर्ट, लेकिन एपेलेट जो कोर्ट है, अपील वाली कोर्ट है, इन डिसाइडिंग द अपील, अपील को डिसाइड करते वक्त, शेल नॉट बी कन्फाइंड टू द ग्राउंड, वो मजबूर नहीं है कि महदूद होकर रह जाए उन ग्राउंडों के ऊपर ऑफ ऑब्जेक्शन जिस पे आपको एतराज है, सेट फोर्थ, जो आपने लिखे थे इन दी मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील में, आर टेकन बाय लीव ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट से इजाजत लेकर लिखे थे, अंडर दिस रूल, इस रूल के जरिए। बड़ा कीमती, लॉगेट में आपसे पूछेगा, कहेगा कि जो आपने अपील की मेमोरेंडम के अंदर, यानी अपील के अंदर जो आपने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, जो ग्राउंड उठाए हैं, क्या अदालत पाबंद है कि उन्हीं ग्राउंड के दायरे में रह के फैसला करे? आप कहेंगे नहीं, अदालत चाहे तो इन ग्राउंड से बाहर भी जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन आ गई कि बशर्तिया के दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट्स डिसीजन ऑन एनी अदर ग्राउंड, कि कोर्ट जब तक के क्या ना करे कि डिसीजन ना ले ले किस ग्राउंड के ऊपर, अनलेस द पार्टी हु मे बी अफेक्टेड, उस पार्टी के बारे में जो अफेक्ट हो सकती है, देयर बाय हैज हैड ए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, जब तक दूसरी पार्टी को पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी ना दे दे, उसको पूरा मौका ना दे दे ऑफ कंटेस्टिंग, कि वो आकर मुकाबला करे द केस का ऑन दैट ग्राउंड, इस ग्राउंड पर। यानी सिंपल वर्डिंग में लॉगेट में आपसे कहेगा कि कोर्ट के अंदर जो अपील दायर की गई, कोर्ट दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही फैसला दे देगी? आप कहेंगे नहीं, दूसरी पार्टी को बुलाएगी, उसको पूरा मौका देगी कि तुम भी आके मुकाबला करो, ये तुम्हारे खिलाफ अपील आई है, फिर उसके बाद फैसला देगी। तीसरा रूल 3, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जो आपने अपील दायर की है उसको कोर्ट क्या कर सकती, रिजेक्ट भी कर सकती है, उसको चाहे तो अमेंड भी कर सकती है कि उसमें तरमीम करो। वेयर द मेमोरेंडम ऑफ द अपील, जब अपील का मेमोरेंडम यानी अपील की तहरीर, अब मैं जब भी मेमोरेंडम ऑफ अपील कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, अपील की तहरीर। अपील की तहरीर इज नॉट ड्रॉन अप इन दी मैनर, अगर वो इस तरीके से नहीं लिखी गई, हेयर इन बिफोर प्रिस्क्राइब्ड, जो ऊपर बयान किया गया है, इट मे बी रिजेक्टेड, कोर्ट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। शेल के साथ
अगर देगा तो गलत हो जाएगा, मे के साथ चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। आर बी रिटर्न या वापस किया जा सकता है टू द अपीलांट अपील करने वाले को फॉर द पर्पस इस मकसद के लिए ऑफ बीइंग अमेंडेड विद इन ए टाइम कि इस वक्त में तुम इसको सही करके लाओ, टू बी फिक्स जो मैं तुम्हें वक्त फिक्स करके दे रही हूं, बाय द कोर्ट के जरिए से, आई बी अमेंडेड या उसको तब्दील करके लाओ, देन एंड देयर फौरन। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कोर्ट क्या एक इंसान को ये कह सकती है कि तुम फौरन तब्दील करके लाओ? हाँ, कह सकती है। तो क्या लॉ एक्ट में आपसे कहेगा क्या कोर्ट कह सकती है कि फौरन तब्दील करके लाओ? आप कहेंगे हाँ। क्या कोर्ट कह सकती है कि इतने अरसे के बाद तब्दील करके लाओ? हाँ, दोनों सूरतों में कोर्ट कर सकती है। रूल 3 का सब रूल 2, वेयर द कोर्ट रिजेक्ट एनी मेमोरेंडम, जब कोर्ट किसी मेमोरेंडम को रिजेक्ट करती है, इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिजेक्शन, वो जरूर लिखेगी कि मैंने ऐसा क्यों रिजेक्ट किया। तो लॉ एक्ट में कहेगा जब कोर्ट रिजेक्ट करती है तो क्या पाबंद है? आप कहेंगे शैल के साथ पाबंद है कि वो लिखेगी मैंने क्यों रिजेक्ट किया है। 3, वेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अपील इज अमेंडेड, अगर जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसमें अगर तरमीम कर दी जाए, दी जज, वो जज जिसके पास हमने जमा कराया था, और सच ऑफिसर ऐसा शख्स एज ही अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, जिसकी ड्यूटी इस मामले में लगाई गई हो, शैल साइन, वो साइन करेगा, और इनिशियल द अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट को अपने पास रख लेगा। तो लॉ एक्ट में कहेगा जब आपकी जो मेमोरेंडम होता है, तहरीर होती है अपील की, अगर उसमें कोई तब्दीली की जाए तो क्या जज उस पर साइन करेगा? आप कहेंगे हाँ। क्या वो शख्स भी साइन कर सकता है जिसकी ड्यूटी लगाई गई हो कि तुमने ये मेमोरेंडम जो है तब्दील होने के बाद अपने पास रखना? हाँ, वो भी साइन करके अपने पास रख लेगा। 4, वन ऑफ दिस रूल 4, वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ, अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, आर डिफेंडेड या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, मे अपटेन, वो हासिल कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ द होल डिक्री, या पूरी डिक्री को मंसूख करवा सकते हैं, वेर इट प्रोसीड ऑन ग्राउंड, अगर वो कार्रवाई कर रहे हो किस ग्राउंड पर, कॉमन टू ऑल, जो सबका एक जैसा है। मिसाल के तौर के ऊपर हम 5 बंदे हैं, हम पांचों के साथ कोई जुल्म हुआ है और हमने उसके खिलाफ अपील दायर की। अब ये जरूरी नहीं कि हम 5 के 5 अपील करवाएं, मैं एक अकेला चला जाऊं और अदालत के अंदर अपील दायर कर दूं, तो अदालत हम पांचों के बारे के अंदर दाद रसी कर सकती है, या डिफेंडेंट भी ऐसा कर सकता है, प्लेंटिफ भी ऐसा कर सकता है, ये वाली बात की गई। वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ, जब ज्यादा प्लेंटिफ हो, और मोर डिफेंडेंट या ज्यादा डिफेंडेंट हो देन वन, एक से ज्यादा, इन ए सूट मुकदमे में, एंड द डिक्री अपील्ड, और वो डिक्री जिस पर अपील की गई है, फ्रॉम प्रोसीड, उसमें कार्रवाई की गई हो, ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड कॉमन, कोई भी ग्राउंड जो कॉमन हो। सबसे कीमती बात इसमें यह कि हम सबके साथ जो जुल्म हुआ हो वो उसमें कॉमन बात हो, ये नहीं कि मेरे साथ कुछ और मसला हुआ, उसके साथ कुछ और मसला हुआ तो मैं सबके खिलाफ अपील करता फिरूं, ये तो नहीं, हम सबके साथ एक ही कहानी बीती हो तब ऐसा होगा। टू ऑल के साथ, दी प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ से, आर टू ऑल द डिफेंडेंट, ये तमाम डिफेंडेंटों के साथ कोई मसला हुआ है एक जैसा, एनी वन ऑफ द प्लेंटिफ, उनमें से कोई एक प्लेंटिफ, आर ऑफ द डिफेंडेंट, या कोई डिफेंडेंट, में अपील, अपील कर सकता है, फ्रॉम द होल डिक्री, पूरी डिक्री की, एंड देयर अपॉन, और उसके ऊपर द एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट, में रिवर्स, वो मनसूख, वो क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकती है, और वेरी, ठीक है, यानी रिवर्स मनसूख कर सकती है, उल्टा कर सकती है और मनसूख कर सकती है, और वेरी, या तब्दील कर सकती है डिक्री, डिक्री को, इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिफ, तमाम प्लेंटिफ के हक के अंदर, आर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट के हक में, एज द केस में भी, केस कोई भी हो सकता है। बड़ा कीमती यहां पर लॉ गेट में आपसे पूछ लेगा कि क्या जिसने प्लेंटिफ ने यानी मैंने अगर अपील जो दाखिल की, क्या अदालत अपील वाली मेरे हक में ही फैसला कर सकती है या मेरे खिलाफ भी फैसला कर सकती है? हाँ, अपील वाली अदालत मेरे हक में भी फैसला कर सकती है, मेरे खिलाफ भी कर सकती है। जिस बंदे के खिलाफ मैंने अपील दायर की, अदालत उसके हक में कर दे, और जिसने मैंने की थी मेरे खिलाफ कर दे, यानी लेने के देने पड़ जाए, मैंने की थी उसके खिलाफ, उल्टा मेरे ही खिलाफ फैसला हो गया। अब है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन। जब अपील दायर की जाती है ना, ये जरा गौर से समझना, जब मैंने अपील दायर की ना, तो अब जिसके हक में फैसला हुआ, मेरे अपील दायर कर देने से जिसके हक में फैसला निचली अदालत ने दिया है ना, वो फैसला रुक नहीं जाएगा। वो बंदा
इजाजत है उसको कि जिसके हक में फैसला हुआ है वो उस डिक्री पे अमल दरामद करे। यानी अगर उसके हक में फैसला ये हुआ है कि वो मकान बेच दे तो अब वो मकान बेच सकता है। तो मेरे महज अपील दायर कर देने से स्टे ऑर्डर नहीं होता। तो लॉ गेट में आपसे पूछ लेगा अपील दायर करने से उस शख्स के बारे में स्टे ऑर्डर अपने आप ही हो जाता है कि जिसके हक में फैसला हुआ हो, जिसके खिलाफ आप अपील दायर कर रहे हो। आप कहेंगे नहीं, अपील दायर करने से स्टे ऑर्डर नहीं मिलता जब तक कि आप प्रूफ ना कर दें कि हां आप स्टे ऑर्डर दें। मकूल वजह यह है स्टे बाय अपीलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट का स्टे देना। एन अपील शेल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे, अपील का मतलब नहीं है कि स्टे मिल जाए। ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई के मुतालिक, अंडर ए डिक्री, जिसके जो डिक्री जारी की गई है, और ऑर्डर अपील, या कोई ऐसा हुक्म अपील्ड फ्रॉम, जिसके ऐसे हुक्म के बारे में जो हम अपील कर रहे हैं, एक्सेप्ट मा सिवाय, सो फार एज द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर, जब तक कि अपील वाली कोर्ट खुद हुक्म ना दे। यानी आप उसको सेटिस्फाई करेंगे कि देखें जो बंदे के हक के अंदर डिक्री जारी हुई है वो बंदा झूठा है, फ्रॉड के जरिए उसने किया है, मेरी जायदाद को बेच देगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। आप यकीन दिलाएंगे तो आपको अपील दायर करने के बाद स्टे ऑर्डर मिलेगा कि उस बंदे को रोको कि उसके हक में जो फैसला हुआ कि तुम मकान बेचो, तुमने नहीं बेचना। आसिफ ने तुम्हारे खिलाफ अपील दायर की है, वो कहता कि ये मकान तो मेरा है, तुम तब तक नहीं बेचोगे जब तक के फैसला ना हो। हाँ, अगर मैंने यकीन नहीं दिलाया, बेशक कि मैं मकान का मालिक था, वो मकान का मालिक भी नहीं था, वो सिर्फ किराएदार था, वो मेरा मकान बेच सकता है। अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर, जब तक कि कोर्ट ऑर्डर ना दे, नॉर शेल एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, और ना ही डिक्री की एग्जीक्यूशन पे अमल होगा, बी स्टेट, उसकी यानी कार्रवाई के ऊपर भी अमल नहीं होगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है डिक्री पे अमल दरामद करना, उसके हक के अंदर जो हुई है उस पर अमल दरामद करना, यानी उसके अमल दरामद को भी नहीं रोका जाएगा। बाय रीजन ओनली ऑफ एन अपील हैविंग बीन प्रेफर्ड, सिर्फ इसी वजह से कि आसिफ ने तो अपील कर दी फ्रॉम द डिक्री के खिलाफ। बट द अपीलेट कोर्ट में फॉर सफिशिएंट काज, हाँ अपीलेट कोर्ट चाहे तो मकूल वजह के तहत स्टे ऑर्डर, काज ऑर्डर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, वो चाहे तो स्टे ऑर्डर दे सकती है ऑफ सच डिक्री, उस डिक्री के बारे में। रूल 5 का सब रूल 2, स्टे बाय कोर्ट विच पास डिक्री, क्या वो कोर्ट भी डिक्री को रोक सकती है, स्टे ऑर्डर दे सकती है कि जिसने डिक्री पास की है। निचली कोर्ट ने डिक्री पास की कि आसिफ का मकान नहीं था, किराएदार का मकान था, तो क्या वो निचली कोर्ट जिसने डिक्री जारी की वो भी स्टे ऑर्डर दे सकती है? हाँ, दे सकती है। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां पे एप्लीकेशन दी हो किसी एग्जीक्यूशन की स्टे के बारे में, ऑफ एप्लीकेबल डिक्री, जो अपीलेबल डिक्री, ऐसी डिक्री जो अपीलेबल हो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम, उस वक्त से पहले कि वो एक्सपायर हो जाए। अलाउड, जो टाइम दिया गया है फॉर अपीलिंग देयर फ्रॉम, उससे अपील के लिए। द कोर्ट विच, ऐसी कोर्ट जो विच पास द डिक्री, जिसने डिक्री जारी की थी, में, अगर चाहे तो, में के साथ है, शैल के साथ नहीं, में ऑन सफिशिएंट काज, अगर वो चाहे तो मकूल वजह के तहत, बीइंग शोन ऑर्डर द एग्जीक्यूशन टू बी स्टेड, वो स्टे ऑर्डर दे सकती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे हक में जो जारी की है ना डिक्री कि तुम ये मकान बेच दो, खबरदार नहीं बेचना, ये सफिशिएंट काज मेरे पास है, बेशक कि मैंने तुम्हारे हक में डिक्री जारी की है, मगर मैं खुद ही तुम्हें रोकती हूं कि नहीं, आसिफ ने मकूल वजह जमा करा दी है तो तुम अब इसको नहीं बेचोगे जब तक के फैसला ना हो। नो ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शेल बी मेड, कोई भी स्टे ऑर्डर तब तक नहीं दिया जाएगा अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2, जो अभी हमने सब रूल 1 और 2 पढ़े। कब? अनलेस द कोर्ट थिंक इट इज सेटिस्फाइड, जब तक कि आप कोर्ट को यकीन ना दिला दो। किस चीज का? पहला, दैट सब्सटेंशियल लॉस मे रिजल्ट ऑफ द पार्टी, कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अप्लाइंग फॉर स्टे, उस पार्टी को जो स्टे के लिए कह रही है, नहीं आसिफ कह रहा है कि मुझे नुकसान हो जाएगा, भाई मेरी जायदाद खत्म हो जाएगी, है मेरी, बेच वो रहा है। ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करवाकर, अनलेस द ऑर्डर इज मेड, जब तक तुम ऑर्डर नहीं दोगे, अगर तुमने ऑर्डर नहीं दिया तो मेरी जायदाद को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नंबर 2, दैट द एप्लीकेशन हैज बीन मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले, और मैंने एप्लीकेशन जो है वो बगैर किसी ताखीर के दी है। अभी फैसला हुआ, निचली कोर्ट ने फैसला किया, मैंने कोई देर नहीं की,
मैं फौरी अपील वाली कोर्ट के पास पहुंचा हूं कि जज साहब निचली कोर्ट ने मुझ पर जुल्म किया है, उस बंदे ने, वो किराएदार था, मुफ्त के अंदर उसने क्या किया, मेरे मकान पे कब्जा किया और झूठे कागजात बनवाकर डिक्री भी लेके बैठ गया। तो मैं डिक्री जैसे उसका हुक्म हुआ है तो मैं वक्त से पहले पहले पहुंचा हूं, और दूसरा मेरी जायदाद को नुकसान हो जाएगा। तीसरी क्या बात, द सिक्योरिटी हैज बीन गिवन बाय द एप्लीकेंट, तुम जो चाहे जज साहब, आप जो चाहे मैं जमानत देने को तैयार हूं, फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ सच डिग्री, उस डिग्री की परफॉर्मेंस के लिए, और ऑर्डर एज मे अल्टीमेटली बी बाइंडिंग अपॉन हिम, जो भी आप हुक्म जारी करें। यानी तीन बातें आपको कोर्ट को यकीन दिलाना पड़ती है। पहली, मेरी जायदाद को जज साहब नुकसान हो जाएगा अगर आपने स्टे ऑर्डर ना दिया तो। नंबर दो, जज साहब जैसे ही डिक्री मेरे खिलाफ हुई है मैं फौरी अदालत जनाब के पास पहुंचा हूं और मैंने कोई डिले नहीं किया, मैं वक्त पे आया हूं। तीसरा, जज साहब अब जो हुक्म जारी करेंगे, जो जमानत चाहेंगे, मैं देने को तैयार हूं कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे आप जुर्माना करें, मैं जमानत देने को तैयार। तीन बातें कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब इसका सब रूल 4, रूल 5 का सब रूल 4, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 3, सब रूल 3 में बावस मजबून जिमनी कायदा 3 के अदालत, देखो इस तरह के लफ्ज होते हैं, ठीक है जी। अगर मैं तर्जमा करूं, मुहावरा लफ्जी तर्जमा करूं तो देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 3 द कोर्ट में टेक एन एक्स पार्टी ऑर्डर फॉर स्टे, तो क्या, बावस्फे मजबून जिमनी कायदा 3 के अदालत दौरान समात दरखास्त एक्स पार्टी। अब बताएं तो क्या, समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड यूज करने पड़ते हैं, कानून बहुत टफ है भाई, इसके बड़े मतलब हैं। तो क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 3, जो रूल 3 के अंदर का, इसके बावजूद, बावजह, दी कोर्ट में टेक एक्स पार्टी ऑर्डर, कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है फॉर स्टे, स्टे के लिए, ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग इन द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, अगर उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हो। यानी एक तरफा कार्रवाई बगैर सुने कोर्ट क्या कर सकती, दूसरी पार्टी को सुने बगैर क्या कर सकती, स्टे ऑर्डर कर सकती, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती स्टे ऑर्डर के लिए। रूल 6 बड़ा कीमती है, सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, आप सिक्योरिटी लेंगे किसके अंदर, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री के लिए। अपील फ्रॉम, जिसके बारे में अपील दी गई है, वेयर एन ऑर्डर इज मेड, अगर कोई ऐसा हुक्म दिया गया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, फ्रॉम विच एन अपील इज पेंडिंग, जिसकी अपील पेंडिंग पड़ी हो, शर्त क्या है, अपील पेंडिंग हो। द कोर्ट विच पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, शेल ऑन सफिशिएंट काजेस, माकूल वजह की बुनियाद पर, शेल के साथ है कि जरूर, सफिशिएंट काजेस बीइंग शोन बाय द एपिलांट, जो एपिलांट उसको बता दे, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, तो जमानत ले सकती है, टू बी टेकन के मुझे दो, फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की रेस्टिट्यूट कर देगी, विच मे बी, अगर चाहे तो, और हैज बीन टेकन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर दी जा सकती है, दी गई है, और फॉर द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप सिक्योरिटी जमा करा दो, एंड फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द डिग्री, और उस डिग्री की माकूल परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर ऑफ द अपीलेट कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और अपीलेट कोर्ट में फॉर लाइक काज डायरेक्ट, या अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, हुक्म जारी कर सकती है, द कोर्ट विच पास द डिग्री टू बी टेकन सच सिक्योरिटी, के तुम ये सिक्योरिटी ले लो। सिंपल सी बात, जिस कोर्ट ने डिग्री जारी की वो खुद भी या अपील वाली कोर्ट, दोनों में से कोई भी क्या कर सकती है, माकूल वजह अगर उनको बता दी जाए तो वो क्या कहेंगी, अच्छा तुम इस तरह करो, मुझे सिक्योरिटी जमा करा दो, मैं स्टे ऑर्डर दे देती हूं, ये कर सकते। विर एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, अब इसका रूल 6 का सब रूल 2, विर एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, अगर एक ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो ज्यादा जो हरकत ना करती हो, जैसे मकान, दुकानें, बिल्डिंगें, ये चीजें, मार्केटें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा हुक्म जारी हो कि प्रॉपर्टी जो इमूवेबल उसको बेच दिया जाए।
इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, डिक्री की तामील में, एग्जीक्यूशन किसको कहते हैं, बार बार लफ्ज आ रहा है। कोर्ट ने मैं मालिक के मकान था, वो मेरा किराएदार था, उसने कब्जा करके झूठे कागज बनवाकर कोर्ट से फैसला ले लिया कि मैं मालिक हूं, आसिफ मालिक नहीं है। कोर्ट ने कहा तुम्हारा मकान है, तुम चाहे बेचो, जो कुछ करो। अब जो डिग्री उसके हक में पास हुई ना, उस पर जो अमल दरामद वो कर रहा है ना, यानी बिकवा रहा है, प्लाट को बेच रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल रहा है कि इसको निकालो जी, मेरे हक में फैसला हुआ, इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। कि डिक्री पर, फैसले पर अमल दरामद कराना क्या कहलाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री किसको कहते हैं, फैसले पर अमल दरामद करना, जो डिक्री उसके हक में जारी हुई उस पर अमल दरामद करवाना। तो देखो, वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, अगर एक ऐसा ऑर्डर दिया गया है फॉर ए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को बेच दो जो इमूवेबल है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, ताकि डिग्री पे अमल दरामद हो। एंड एन अपील इज पेंडिंग, और एक अपील पेंडिंग पड़ी हुई है फ्रॉम सच डिग्री, उसी डिग्री के बारे में, दी सेल शेल, सेल रोक दी जाएगी शेल के साथ, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर यानी मासिफ के कहने के ऊपर, टू दी कोर्ट, उस कोर्ट पर, विच मेट दी ऑर्डर, जिसने ऑर्डर दिया था, बी स्टेट, रोक दी जाएगी, ऑन सच टर्म, ऐसे शरायत पर, एज टू गिवन सिक्योरिटी, कि तुम आसिफ तुम जमानत जमा कराओ, और अदरवाइज ये मुझसे जमानत ना भी ले, एज द कोर्ट थिंक फिट, जो कोर्ट जो फैसला चाहे, अनटिल द अपील इज डिस्पोज ऑफ, जब तक अपील का फैसला ना हो। रूल 6 में दोबारा देख लें क्या कहा गया। डिक्री कोर्ट ने जारी की, उस कोर्ट ने डिक्री जारी करके उस पे क्या किया, एग्जीक्यूशन होने वाली, यानी अमल दरामद होने वाला डिक्री पे उस बंदे को इजाजत मिल रही है कि तुम प्रॉपर्टी बेचो। ऊपर से मैंने क्या कर दिया, मैंने अपील दायर कर दी, और मेरी अपील पेंडिंग पड़ी है, लफ्ज बार बार आ रहा, पेंडिंग पड़ी है, मेरी अपील पेंडिंग पड़ी है। अब कोर्ट अगर चाहे, मैं सफिशिएंट काज कोर्ट को दे दूं कि जज साहब मेरे साथ इस तरह धोखा हुआ, देखें मेरे पास भी तो कागज है, उसने झूठे बनवाए हैं, तो कोर्ट को अगर मैं यकीन दिला दूं, तो अपील वाली कोर्ट भी, या वो कोर्ट जिसने डिक्री जारी की है, दोनों की दोनों कोर्टें जो चाहे मुझसे सिक्योरिटी जमानत लेकर या बगैर जमानत के स्टे ऑर्डर दे सकती हैं, डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक सकती हैं, अमल दरामद को रोक सकती हैं, ये कहा गया। रूल 7 जो है वो रिपील्ड है, और जो रूल 8 है वो हम पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अपील, अपील के दौरान कोर्ट कौन कौन सी ताकतें इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, जो हुक्म जारी किया गया कि डिक्री पे अमल दरामद करो, तो कौन कौन सी पावर इस्तेमाल कर सकती है, पावर कन्फर्ड बाय रूल 5 एंड 6, वो तमाम ताकतें जो कोर्ट को किसने दी, इसी ऑर्डर के 41 ऑर्डर के रूल 5 और 6 ने। शैल बी एक्सरसाइजेबल, जरूर एक्सरसाइजेबल, यानी जरूर उसको इस्तेमाल कर सकती है, व्हेन एन अपील मे बी, जहां पर एक अपील मे बी और हैज बीन प्रेफर्ड, या तो दी गई है या दी चुके हैं, नॉट फ्रॉम द डिक्री, जिसका ताल्लुक उस डिक्री से नहीं है, बट फ्रॉम एन ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, जिसका ताल्लुक ऑर्डर से हो। बड़ा कीमती, डिक्री के खिलाफ तो मैंने जो अपील दे दी, तो कोर्ट ने पावर 5 और 6 को, रूल 5 और रूल 6 की पावर इस्तेमाल कर ली। तो लॉ गेट में पूछेगा, डिक्री नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के खिलाफ आसिफ ने अपील दायर कर दी, तो क्या रूल 5 और 6 की ताकत इस्तेमाल करेगी कोर्ट? हाँ, दोबारा देखें, ऑर्डर 41, रूल 5 और 6 की ताकत कोर्ट कहां इस्तेमाल करती है, जब मैं किसी डिक्री के खिलाफ अपील करूं। तो लॉ गेट में पूछ सकता है, आसिफ ने डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की, तो लॉ गेट में पूछ सकता, आसिफ ने डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की, बल्कि आसिफ ने ऑर्डर के खिलाफ अपील की है। ऐसा ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल है, जो काबिल नाफिज हो सकता है, तो उसमें भी रूल 5 और 6 की ताकत इस्तेमाल की जा सकती है। आप कहेंगे हाँ, की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच अपील हैज बीन प्रेफर्ड, अगर ऐसी अपील दी गई है बाय द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर यानी आसिफ ने, ही शैल बी रिक्वायर्ड, जरूर रिक्वायर किया जाएगा, अनलेस द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, जब तक कोर्ट का नजरिया ना हो, जब तक कोर्ट खुद ना चाहे, दैट द प्रेमा फेशी दी अपील इज वन, कि
हक बजानिब अपील ऐसी है विच मस्ट सक्सीड के जरूर कामयाब हो जाएगी, ओविंग टू एन एरर अपेरेंट, उस गलती की वजह से जो नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर। यानी कोर्ट क्या कर सकती है, मुझसे जमानत ले सकती है। इन केस ऑफ ए डिक्री के केस में फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, रकम की पेमेंट के लिए, टू डिपॉजिट के तुम जमा कराओ भाई। द डिक्टेरियल अमाउंट, उस डिक्री की अमाउंट के बराबर, आर टू फर्निश सिक्योरिटी, या तुम क्या करो कोई सिक्योरिटी दो, फॉर इट्स पेमेंट, उसकी पेमेंट के लिए, या इन केस ऑफ एनी अदर डिक्री, या किसी और डिक्री के लिए, टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ए डिक्री, इस डिक्री की परफॉर्मेंस के। सिंपल वर्डिंग में इतनी बड़ी बात का ये मतलब है, कोर्ट अगर चाहे तो जजमेंट डेटर से जमानत मांग सकती है कि तुम कोई पैसे जमा करा दो, मैं तुम्हारी बात सुनती हूं, तुम पे अमल दरामद करती हूं, ये वाली बात है। अब असल आया है, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील। किस तरीके से जो मैंने अपील जो दी है ना अदालत में, वो कैसे मंजूर होगी, कैसे एडमिट होगी, कैसे अपील दायर होगी, वो सारा। रजिस्टर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। रूल 9, रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील की रजिस्ट्री होना। वेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अपील इज एडमिटेड, जब भी मेरी अपील जो है वो, मेमोरेंडम ऑफ अपील का मतलब बार बार क्या आएगा, मेरी अपील, बस इतना याद रखो। जो मेरी अपील है इज एडमिटेड, जब वो एडमिट हो गई, जमा हो गई। द एपेलेट कोर्ट, जो अपील वाली कोर्ट है, आर द प्रॉपर ऑफिसर, या वो शख्स ऑफ द कोर्ट का, विच शेल इंडोर्स, वो जरूर लिखेगा, देर अपॉन, उसके ऊपर, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, के ये कब अपील दर्ज कराई है, आसिफ ने कब अपील दी है, वो तारीख लिखेगा। एंड शेल रजिस्टर, और उसको रजिस्टर कर देगा अपील को, इन ए बुक, एक किताब में, टू बी किप्ड फॉर द पर्पस, जो इस मकसद के लिए रखी होगी। तो लागत में आपसे कहेगा जिस टाइम अपील एडमिट होती है तो क्या उसके ऊपर जो ऑफिसर है वो लिखता है कि कौन सी डेट को ये एडमिट हुई है, कहेगा हाँ लिखेगा, और फिर रजिस्टर में उसको दर्ज कर देगा। इसी का रूल 9 का सब रूल 2, रजिस्टर ऑफ अपील। इस रजिस्टर को क्या कहेंगे जिसमें उसने लिखा है, उसको कहेंगे रजिस्टर ऑफ अपील। सच बुक शैल बी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ अपील, इस किताब को रजिस्टर ऑफ अपील कहते हैं। ये अक्सर पूछ सकता है आपसे लॉ गेट में, उस रजिस्टर को, उस किताब को क्या कहते हैं, इसमें रजिस्ट्री लिखी जाती है अपील की, आप कहेंगे रजिस्टर ऑफ अपील कहते हैं। 10, एपेलेट कोर्ट में रिक्वायर एपीलांट, एपेलेट कोर्ट जो है वो रिक्वायर कर सकती है एपीलांट से, टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कास्ट, के तुम मेरे पास जमानत जमा करो। इसको जरा गौर से समझे। हो सकता है कि आसिफ झूठा हो, क्या पता वो किराएदारी सच्चा हो, और मैं उसको मुफ्त में परेशान करने के लिए मैंने अपील दायर कर दी। तो अदालत को अगर शक पड़ गया कि नहीं आसिफ झूठा है, किराएदार का ही मकान है, ये तो मुफ्त में झूठ बोलता फिर रहा है, तो अदालत मुझसे क्या करेगी, अपील डिमांड करेगी, क्या कहेगी, सिक्योरिटी जमा कराओ भी आसिफ भाई, जनाब आसिफ आप क्या करें, सिक्योरिटी जमा कराएं, मुझे आप पे एतबार नहीं है, आप झूठे लगते हैं। तो आप क्या करें, जब भी शक पड़ जाए, कोर्ट क्या कहेगी, जमानत जमा कराओ कि तुम सच बोल रहे हो। अगर तुमने झूठ बोला, तुम्हारे जो पैसे होंगे, जो जमानत होगी, जब्त कर ली जाएगी। हाँ, अगर आपसे लॉ गेट में पूछ ले कि ऐसा शख्स है, यानी मैं आसिफ ही हूं, मैंने अपील तो दर्ज करा दी मगर मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद ही नहीं है, तो वो किराएदार क्या कह सकता है कि सर ये झूठा है, ये मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा है, इसकी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, ये मुझ पे मुकदमा करके भाग जाएगा, मैं सालों तक मुकदमे भुगतता रहूंगा। अदालत जनाब से दरखास्त है कि आसिफ की सिक्योरिटी ली जाए, कोई भी ऐसा बंदा इसका जामिन लिया जाए कि ये अपना जामिन दे कि हाँ अगर इसने झूठी दरखास्त दी तो वो जमानती पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे मामले में जब मेरी अपील करने वाले की अपीलांट की अगर पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है और फिर वो अपील करता है तो उससे जरूर सिक्योरिटी अदालत लेती है। किस पे, एप्लीकेशन पर। एपेलेट कोर्ट में रिक्वायर एपीलांट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कास्ट, एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है, सिक्योरिटी ले सकती है। द एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट, में इन इट्स डिस्क्रिशन, अगर सवाबदीद पर, ठीक है, देखो डिस्क्रिशन है, जरूरी नहीं है, एदर बिफोर द रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड, इससे पहले कि रिस्पोंडेंट इन दूसरे शख्स को बुलवाए, यानी किराएदार को बुलवाए उससे पहले, अपॉन टू अपीयर, कि वो जाहिर हो,
एंड आंसर और आकर जवाब दे, यानी किराएदार आए और आकर जवाब दे उससे पहले, और आफ्टरवर्ड ये उसके बाद, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट उस किराएदार की, रिस्पोंडेंट यानी उस किराएदार की एप्लीकेशन पर, डिमांड फ्रॉम द एपेलेंट वो डिमांड करेगी एपिलांट यानी आसिफ से, सिक्योरिटी के सिक्योरिटी दो, फॉर द कॉस्ट ऑफ द अपील इस अपील की कॉस्ट के जरिए से, इस अपील की कॉस्ट के तौर के ऊपर तुम जमा कराओ, ऑफ द ओरिजिनल सूट और ऑफ बोथ या दोनों के लिए, या तो अपील के लिए जमा कराओ यानी तुम जमानत जमा कराओ अपील के लिए भी या ओरिजिनल सूट के लिए। वेर एपीलांट रिजाइड आउट ऑफ पाकिस्तान, वही वाली बात, अगर मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूं और मेरी पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शेल डिमांड, कोर्ट अब तो जरूर डिमांड करेगी, सच सिक्योरिटी ऐसे सिक्योरिटी इन ऑल केसेस तमाम केसेस में, इन विच द एपीलांट इज रिजाइडिंग आउट ऑफ द पाकिस्तान, अगर एपीलांट पाकिस्तान से बाहर रहता है, एंड इज नॉट पोजेस्ड ऑफ एनी सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी कोई पाकिस्तान के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जदाद नहीं है, प्रॉपर्टी मकान दुकान ऐसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं है विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, अदर देन द प्रॉपर्टी मां सिवाय वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में मुकदमा कर रहा हूं, इफ एनी टू विच द अपील रिलेट जिसके बारे में मैंने अपील की है, यानी मेरी सिर्फ वही एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने अपील की, इसके अलावा मेरी कोई जदाद नहीं और मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूं, तब वे सच सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश्ड, अगर मैंने सिक्योरिटी ना दी तो, कोर्ट ने डिमांड की और मैंने ना दी तो, सच टाइम उस वक्त में, एज द कोर्ट ऑर्डर जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, द कोर्ट शेल रिजेक्ट द अपील, मेरी अपील को कोर्ट रिजेक्ट जरूर कर देगी कि तुम पाकिस्तान में रहते भी नहीं, कोई जदाद भी तुम्हारी यहां पे नहीं है, मुफ्त में उस बंदे को परेशान करके यहां से भाग गए तो अपने क्या करो सिक्योरिटी देकर जाओ। अब हम देख रहे हैं इसका रूल 11, पावर टू डिसमिस अपील, कोर्ट की ताकत है कि अपील को डिसमिस कर दे, विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द लोअर कोर्ट, इससे पहले कि लोअर कोर्ट के अंदर कोई नोटिस भेजे। देखो मैंने जिस कोर्ट ने मेरे खिलाफ अपील की थी उस कोर्ट की डिक्री के ऊपर तो मैं अपील कर रहा हूं ना, यानी जिस कोर्ट ने मेरे खिलाफ डिक्री जारी की थी उस कोर्ट की डिक्री के खिलाफ मैं अपील कर रहा हूं ना, तो कोर्ट क्या करती है, आम हालात में क्या करती है कि निचली कोर्ट के पास नोटिस भेजती है कि तुम्हारी जो तुमने डिक्री जारी की थी उसके खिलाफ आसिफ ने जो है वो अपील दायर कर दी है, मगर कोर्ट को यह भी ताकत है कि मेरी अपील देखे और मुआयना करे कि नहीं ये तो बंदा जो है मामूली सी बात के ऊपर अपील को उठा लाया, इसकी तो अपील बनती नहीं है, अब लोअर कोर्ट को खबर भी ना होने दे कि तुम्हारे खिलाफ अपील आई थी, मेरी अपील को वैसे ही रिजेक्ट कर दे, ये भी ताकत कोर्ट रखती है, ये ब्लागेट में पूछ सकता है। द एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट, आफ्टर सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड इफ इट थिंक फिट सो, अगर वो चाहे तो, टू डो एंड आफ्टर फिक्सिंग ए डे, और डे फिक्स करने के बाद फॉर हेयरिंग के लिए, द एपीलांट के लिए, आर हिज प्लेडर या उसके प्लेडर को, एंड हेयरिंग हिम अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक सुन सकती है, इफ ही अपीयर्स ऑन द डे, अगर वो इस डे पर आया, में डिसमिस कर सकती है द अपील को, विदाउट सेंडिंग नोटिस, बगैर नोटिस जारी किए, टू द कोर्ट, उस कोर्ट को, फ्रॉम हुज डिक्री, जिसकी डिक्री के ऊपर द अपील इज प्रेफर्ड, अपील दी गई है, एंड विदाउट सर्विंग नोटिस, और उसको नोटिस भी ना दे, ऑन द रिस्पोंडेंट को, आर इज प्लेडर या प्लेडर को। बड़ी कीमती बात, आसिफ ने अपील दर्ज कराई तो आसिफ आ गया या आसिफ का प्लेडर आ गया, वकील आ गया, कोर्ट ने क्या किया, अपील को देखा और देखकर सोचा नहीं ये तो अपील बनती ही नहीं, रिस्पोंडेंट को भी नहीं बताया, उस किराएदार को भी नहीं बताया और उस कोर्ट को भी नहीं बताया कि तुम्हारे खिलाफ अपील आई थी, यहीं से अपील को रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट कर सकती है। इसी का सब रूल 2, इफ ऑन द डे फिक्स, अगर जो दिन फिक्स था, आर एनी अदर डे, या किसी और दिन पर, टू विच द हियरिंग में बी एडजॉर्न्ड, जिसके बारे में पेशी दी गई थी, द एपीलांट डज नॉट अपीयर, अगर आसिफ ना आया तो, मैंने अपील दर्ज कराई थी ना, मैं एपीलांट था ना, मैं ना गया तो, when the appeal is called on hearing, और अपील हेयरिंग के लिए रखी गई है, the court may take, कोर्ट अगर चाहे तो, मे के साथ चाहे तो, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर जारी कर सकते, दैट द अपील बी डिसमिस, इस अपील को डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3 इसका, द डिसमिसल ऑफ एन अपील, अगर अपील को डिसमिस किया जाएगा अंडर द रूल, इस रूल के तहत, शैल बी नोटिफाइड टू द कोर्ट, अब उस कोर्ट को नोटिस देगी, फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, जिसकी
डिक्री के खिलाफ अपील की थी। अगर मेरा हो गई अपील तो अब उस कोर्ट को क्या करेगी, भेजेगी कि तुम्हारे जो मैंने डिसमिस कर दिए। 12 डे फॉर हेयरिंग अपील, अपील के लिए दिन फिक्स कर सकती कोर्ट। अनलेस द अपीलेट कोर्ट डिसमिस, जब तक के कोर्ट दरखास्त को डिसमिस ना करे तब तक क्या करेगी, द अपील अंडर रूल 11, अपील जो रूल 11 के तहत है, इट शैल फिक्स ए डे, जब तक रूल 11 के तहत अदालत उस अपील को रिजेक्ट ना करे तब तक क्या करेगी, यानी अपील 11 में अगर उसने रिजेक्ट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं की तो इट शैल फिक्स ए डे, ये एक दिन को फिक्स करेगी फॉर हेयरिंग द अपील, अपील को सुनने के लिए। 12 का 2 सच डे शैल बी फिक्स्ड, ऐसा दिन फिक्स किया जाएगा विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के वर्किंग डे को देखते हुए। द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, और वो जगह भी देखते हुए कि रिस्पोंडेंट कितनी दूर रहता है, आसिफ का किराएदार कितनी दूर रहता है। एंड द टाइम, और वो वक्त नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ अपील, और कितनी देर तक उसके पास नोटिस भेजा जाएगा, ये तमाम चीजें ध्यान में रख के फिर डेट देगी सुनने की। सो एज टू अलाउ द रिस्पोंडेंट सफिशिएंट टाइम, ताकि रिस्पोंडेंट को, आसिफ के किराएदार को पूरा वक्त दिया जाए टू अपेयर के वो हाजिर हो एंड आंसर, जवाब दे दे अपील, उस अपील का, आर सच डे, उस दिन पर। यानी क्या क्या देखेगी कि आसिफ ने जो अपील दायर की है, रिस्पोंडेंट कितनी दूर रहता है, कोर्ट की इन दिनों में छुट्टी तो नहीं, क्या उस बंदे तक जो मैं सम्मन भेजूंगी, नोटिस भेजूंगी, कितना दिन लगेगा, उसके आने में कितना दिन लगेगा, सब चीजें देखी जाएंगी। इसका रूल 13 एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट, टू गिव नोटिस टू कोर्ट, उस कोर्ट को नोटिस देगी हुज डिक्री अपील फ्रॉम, जिसके खिलाफ अपील आई है। वेयर द अपील इज नॉट डिसमिस, अगर अपील डिसमिस ना हुई अंडर द रूल 11 के तहत, द एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट, शैल सेंड नोटिस टू द अपील, उस अपील का नोटिस भेजेगी टू द कोर्ट, उस कोर्ट को, फ्रॉम हुज द डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील दी गई है। यानी अगर रूल 11 के तहत, पैराग्राफ में पूछेगा रूल 11 के तहत कोर्ट ने डिसमिस नहीं की अपील, तो क्या उस कोर्ट के हक के पास नोटिस भेजेगी जिसके खिलाफ अपील जारी की गई है। आप कहेंगे हाँ। अगर तो अपील रिजेक्ट नहीं हुई तो कोर्ट क्या करती है, नोटिस भेजती है उस कोर्ट के खिलाफ, उस कोर्ट के पास कि तुम्हारी डिक्री तुमने जो जारी की थी, इसके खिलाफ मेरे पास एक अपील आई हुई है। रूल 13 का सब रूल 2 ट्रांसमिशन ऑफ पेपर्स टू एपेलेट कोर्ट, एपेलेट कोर्ट को पेपर देना, कागजात, दस्तावेजात देना। वेयर द अपील इज फ्रॉम द डिक्री ऑफ ए कोर्ट, अगर अपील है इज फ्रॉम द डिक्री ऑफ ए कोर्ट, उस कोर्ट की डिक्री के खिलाफ है, द रिकॉर्ड ऑफ विच आर नॉट डिपॉजिटेड इन द एपेलेट कोर्ट, और अगर दस्तावेजात पूरे अपील वाली कोर्ट में दर्ज नहीं किए गए। द कोर्ट रिसीविंग सच नोटिस, कोर्ट जब नोटिस लेगी, जब नोटिस वसूल कर लेगी, शैल सेंड, जरूर भेजेगी, विद ऑल प्रैक्टिकेबल डिस्पैच, ऑल मटेरियल पेपर, अपनी तमाम कोशिश के दायरे में रहते हुए वो तमाम के तमाम कागजात इन दी सूट जो उस मुकदमे के अंदर इस्तेमाल हुए थे, किसको भेजेगी, अपील वाली कोर्ट को। कौन सी कोर्ट, जिस कोर्ट ने डिक्री जारी की थी। और सच पेपर, ये ऐसे कागजात, इन दी सूट जिसका ताल्लुक मुकदमे इसमें से था, और सच पेपर, ये ऐसे कागजात, एज मे बी स्पेशली कॉल्ड फॉर बाय द एपेलेट कोर्ट, ये ऐसे कागजात भी भेज सकती जो अपील वाली कोर्ट ने कहा कि तुम ये वाले कागजात भी मुझे भेजो। इसका सब रूल 3 कॉपीज ऑफ एग्जिबिट इन कोर्ट, कोर्ट में नकूल की कॉपी देना। एग्जिबिट किसको कहते हैं, ये आप जब प्रैक्टिस में आएंगे आप इसको देखेंगे, हर वो दस्तावेज जो कोर्ट में एडमिट होता हो, जिसको कोर्ट वसूल कर ले और उसको बतौर सबूत मान ले, उसको एग्जिबिट कहते हैं सिंपल वर्डिंग में। कॉपीज ऑफ द एग्जिबिट, एग्जिबिट की कॉपी, नकूल की कॉपी, हुज डिक्री अपील फ्रॉम, जिसके खिलाफ अपील की गई है। एदर पार्टी, कोई भी पार्टी, में अप्लाई कर सकती है, इन राइटिंग, तहरीरी शक्ल में, टू द कोर्ट, उस कोर्ट को, फ्रॉम हुज द डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, जिस कोर्ट की डिक्री के खिलाफ अपील दी गई है, स्पेसिफाइंग एनी ऑफ द पेपर, कि मुझे ये खास पेपर दे दो, इसकी फोटो कॉपी करवा दो।
इन सच कोर्ट, उस कोर्ट में, ऑफ विच ही रिक्वायर्ड, जिसके बारे में वो रिक्वायर करता है, कॉपीज टू बी मेड, कि मुझे उसकी फोटो कापियां करवा दो, एंड कॉपीज ऑफ सच पेपर शेल बी मेड, तो जरूर शेल के साथ कोर्ट उसको कापियां देगी, एट द एक्सपेंस ऑफ, मगर खर्चा लेगी उससे उस कापियों का, एंड गिवन टू द एप्लीकेंट, और जिसने दरखास्त दी होगी दस्तावेज लेने के लिए उसको दे देगी खर्चा लेकर। रूल 14, पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डे, पब्लिकेशन करेगी यानी कि इतला देगी उस नोटिस की, ऑफ द डे ऑफ हियरिंग अपील, कि जो दिन अपील के लिए पेशी का फिक्स किया होगा ना अदालत ने, उसके बारे के अंदर इतला देगी। कैसे देगी? नोटिस ऑफ द डे फिक्स, नोटिस देगी उस खास दिन का, अंडर रूल 12, रूल 12 के तहत, शेल बी अफिक्स्ड, वो चिपका दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, इन द एपेलेट कोर्ट हाउस, कोर्ट के हाउस में। देखो मैंने अपील दी, कोर्ट ने कहा कि 11 जनवरी 2021 जो है वो डेट फिक्स करती हूं, तो जो डेट फिक्स की ना कोर्ट ने, तो इसका नोटिस कोर्ट, अपील वाली कोर्ट अपने इहाते में भी लगवाएगी कि यहां पे भी लगाओ। एंड लाइक नोटिस, और उसी तरह का नोटिस, उसकी कॉपी, शेल बी सेंट बाय द एपेलेट कोर्ट, वो एपेलेट कोर्ट भेजेगी टू द कोर्ट, उस कोर्ट के पास, फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, जिस कोर्ट के डिक्री के खिलाफ अपील आसिफ ने दर्ज कराई है, उस कोर्ट को भी नोटिस भेजेगी। एंड शेल बी सर्व, और जरूर भेजेगी, ऑन द रिस्पोंडेंट, उस किराएदार के पास भी जिसके खिलाफ मैंने की है, आर ऑन हिज प्लेडर, या उनके वकील को भी भेज सकती है, इन दी एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट में, इन दी मैनर, उस तरीके से, प्रोवाइडेड फॉर द सर्विस ऑन द डिफेंडेंट ऑफ ए समन, उस तरीके से जो डिफेंडेंट को समन भेजा जाता, बड़ा कीमती। पहले पढ़ने भी बताता हूं। टू अपीयर के हाजिर हो, एंड आंसर, तुम जवाब दो, एंड ऑल दी प्रोविजंस एप्लीकेबल, और तमाम की तमाम जो कानून जो अप्लाई होते हैं, टू सच समन, उस समन को भेजने के लिए वो सारे वो अप्लाई करेगी, एंड टू द प्रोसीडिंग विद रेफरेंस टू द सर्विस, और वो तमाम कार्रवाइयां जो उस सर्विस होती है जो नोटिस वगैरह की, उसके लिए शेल अप्लाई, जरूर अप्लाई करेगी, तो सर्विस ऑफ सच नोटिस, उस नोटिस को देने के लिए। अब देखें, आपसे लागत में पूछेगा, जो नोटिस होता है, अदालत ने जो डेट फिक्स कर दी, अब डेट फिक्स करने के बाद अदालत क्या क्या करेगी? सबसे पहले जो डेट उसने फिक्स की, उस डेट की नोटिस की फोटो कॉपी अपील वाली अदालत अपने ही एरिया में लगवाएगी कि मेरे इस दरवाजे के साथ इर्द गिर्द लगा दो। नंबर 2, उस अदालत को भी उसकी एक फोटो कॉपी भेज देगी कि तुम्हारे खिलाफ, तुमने जो डिक्री जारी की थी ना, उसके खिलाफ आसिफ ने अपील दर्ज करवाई है, तो तुमने आना है, तुम इसके खिलाफ तुम्हारे पास नोटिस भेजती हूं। प्लस उस किराएदार के पास भी भेजेगी कि तुम्हारे खिलाफ भी भाई नोटिस जो है वो अपील आई हुई है, ये तुम्हें भी नोटिस भेज दिया। अभी जो नोटिस भेजेगी बड़ा कीमती, लॉ गेट में कहेगा जो नोटिस भेजती है, ये नोटिस किस तरीके से भेजती है, किस रूल के तहत भेजती है? आप कहेंगे उस रूल के तहत भेजती है जो सर्विस ऑफ सम्मन, जिस तरीके से सम्मन के जो रूल है ना, वो सारे अब अप्लाई करेगी, जिस तरीके से सम्मन जारी होता है वही वाले रूल अप्लाई करेगी। यहां पे सिंपल सी बात। 14 का 2, एपेलेट कोर्ट में इटसेल्फ काज नोटिस टू बी सर्व, एपेलेट कोर्ट खुद भी चाहे तो नोटिस दे सकती है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द नोटिस टू द कोर्ट, इसकी बजाय कि उस कोर्ट को नोटिस भेजे, किसको? हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, जिसके खिलाफ अपील, जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील आई है, उसकी बजाय द एपेलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट अगर खुद में इटसेल्फ काज द नोटिस, चाहे तो खुद नोटिस जारी कर सकती है, टू बी सर्व्ड के सर्व कर दे, ऑन द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट पर, आर इज प्लेडर, प्लेडर पर, अंडर द प्रोविजन अबव प्रेफर्ड, उन रूलों को अपनाकर जो ऊपर कहेगा। देखो बड़ा कीमती, मैंने अपील दर्ज कराई अपील वाली कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैंने अपील दर्ज कराई, हाई कोर्ट क्या करती है, एक अपने ही इहाते के अंदर नोटिस लगवाएगी, और एक उसकी फोटो कॉपी की, इस डेट को तुमने, तुम्हारे बारे में मैंने अपील का दिन रखा है सुनने का, वो किसको भेजेगी? सेशन कोर्ट को, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। सेशन फौजदारी में इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्तेमाल होता है सिविल में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजेगी और उसको कहेगी तुम इसी की एक फोटो कॉपी भी उसको भेज देना, आसिफ के किराएदार को। तो क्या हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजा और साथ
जिम्मेदारी लगा दी कि आसिफ के किराएदार को भी नोटिस भेजें, ये भी कर सकती है। या डायरेक्ट क्या कर सकती है कि डायरेक्ट आसिफ के किराएदार को खुद भेज दे कि भाई तुम आओ, तुम्हारे खिलाफ जो है नोटिस आया हुआ, ऐसा भी कर सकती है। अब है हमारे पास 15। आज हम 15 ही देखेंगे क्योंकि बहुत वक्त हो गया, इसका अगले जो पार्ट है वो बाद में आएगा। कंटेंट्स ऑफ नोटिस, उस नोटिस में क्या लिखा होगा। द नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट यानी किराएदार पे जो नोटिस भेजेगा, शेल डिक्लेयर, उसमें वाजिया किया होगा दैट इफ ही डज नॉट अपीयर, अगर तुम ना आए, इन द अपीलेट कोर्ट, अपील वाली कोर्ट में, ऑन द डे सो फिक्स, जो दिन मैंने फिक्स किया हुआ है, द अपील विल बी हेयर्ड एक्स पार्टी, एक्स पार्टी अपील सुनाई के लिए जारी कर दे, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, एक्स पार्टी अपील हेयरिंग के लिए, लफ्ज ना भूलना। लॉ गेट में आपसे कहेगा कि कोर्ट उसको अपील वाले नोटिस में ये लिखती है, अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी कर दूंगी। गलत, क्या कहेगी, अगर तुम ना आए तो एक्स पार्टी हेयरिंग शुरू कर दूंगी, यक तरफा केस सुनना शुरू कर दूंगी, यक तरफा केस सुनना शुरू कर दूंगी, एक्स पार्टी हेयरिंग शुरू कर दूंगी। यहां तक का था। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज।